जय श्री राम सभी दोस्तों को। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट टू ऑफिसर चैनल। आज हम करेंगे इन्वायरमेंट का पार्ट 2। आशा करते हैं आप सभी ने इन्वायरमेंट का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो क्योंकि अगर आपको इनिशियल चैप्टर समझ में नहीं आएंगे तो आपको आगे और दिक्कत हो सकती है। और हमने इसी वीडियो से PYQ को भी एनालाइज करना अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा प्रीलिम्स के। तो बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन्स। ठीक है, अब हमने इकोटोन्स पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। जब कहीं पे दो अलग अलग इकोसिस्टम मीट कर रहे हो, उस जोन को बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोटोन। ठीक है, अब ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एज नैरो एज अ ड्रॉप, एज बिग एज होल अर्थ, होल यूनिवर्स। ठीक है, और इट कैन बी मैन मेड और नेचुरल। ठीक है जी, ये क्या कहते हैं, मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अगर हम इसके एग्जांपल से देखें तो हमारे पास मैंग्रोव्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए। ठीक है जी, फिर अगला है जोन ऑफ टेंशन, कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चहल पहल रहेगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्कूल है, वो एक अलग इकोसिस्टम है, बाहर एक अलग इकोसिस्टम है। तो जो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे रहेगी, स्कूल के मेन गेट पे, क्योंकि वो दोनों का एक कॉमन जोन है। ठीक है, अब अगला है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट वो होता है कि वो एरिया कुछ ज़्यादा ही हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे इकोसिस्टम एक का ऑर्गेनिज्म भी अपनी प्रेजेंस रखेगा और इकोसिस्टम बी का भी, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल में लें कि ये एक इकोसिस्टम ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 और 2 इस टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पे 3 और 4। ठीक है, तो इकोटोन के अंदर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। इसके अंदर कौन कौन मिलेगा? इसके अंदर आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा। देखो जो 5 6 है वो ना तो इस इकोसिस्टम में मिलेंगे ना इकोसिस्टम, वो सिर्फ इसी इकोसिस्टम में मिलेंगे। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। मैं इसकी डेफिनेशन अभी आपको स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। ये और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है, इसी की वजह से हमें इकोटोन को ज़्यादा बचाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको हम ऊपर ऊपर से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, द ट्रांजिशन रीजन आर हाईली प्रोडक्टिव रीजन बिकॉज इट कंटेन लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब एज इफेक्ट, where two ecosystem overlap, that is ecotone area. The overlapping area support species that is only found in overlapping area, जैसे कि species 5 और 6 थी। It happen because resource of both ecosystem are available here, क्योंकि वहाँ पे दोनों ecosystem के resources available होंगे। Increase in availability of sunlight, ठीक है, और एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे सब कुछ बेटर होएगी क्योंकि वो ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इकोक्लाइन। अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़े इकोक्लाइन की, इट इज़ अ जोन ऑफ ग्रेजुअल मीन्स स्मॉल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर वेयर देर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन टू इन टर्म ऑफ स्पीशीज कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंज। देखो जैसे भी हम एग्जांपल लेते हैं कि हम गाड़ी में बैठ के माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो हम सब क्या होते हैं, विंडो साइड बैठ के ईयरफोन्स लगा के हम चलते जाते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में हमें सभी पेड़ एक जैसे लगते हैं। ठीक है, और जब हम एक पॉइंट पे जाके उतरते हैं तो हमें एकदम पता चलता है कि हम पहाड़ों पे आ चुके हैं, क्योंकि जब हम इन रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमको सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन हमें वो कुछ चेंज हो रहा होता है। लेकिन जब वो चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें एकदम नोटिस करते हैं। ठीक है, अब आज एक मिनट, अब थोड़े इससे रिलेटेड PYQ कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम करोगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश करोगे और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अगर आप आंसर दोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। द अबंडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी इन इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन। ठीक है, पहला सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड। देखो जो सनलाइट होती है वो तो प्राइमरी सोर्स होता है फूड बनाने के लिए, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। जैसे मुझे अभी पेन का यूज़ करना अच्छे से आया नहीं है, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। न्यूट्रिशन फ्लो एबिलिटी ऑफ वाटर इन द रीजन, ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हैबिटेट क्या, अगर हम अब ये ज़रूरी नहीं इसको साइंस के टाइम में, सबसे पहले अपने उसमें लेके देखो
क्या कहते हैं, आप अपने ऊपर लेके देखो, जब आप घर लोगे कहीं पे तो आप सबसे पहले देखोगे वहाँ पे सनलाइट अच्छी आती है, देखोगे वहाँ पे न्यूट्रिशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर सबसे पहले कि जल ही तो जीवन है, तो ये वाले स्टेटमेंट भी सही हो गया। पॉल्यूशन ऑफ साइज एंड स्पीशीज रिचनेस ऑफ कम्युनिटी, आप ये भी तो देखोगे ना कि भाई जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहीं पे रहने, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि सुनसान सुनसान जगह पे तो वैसे भी कोई नहीं जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑल, इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब अगला, वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट। तो इसका पहले आप क्वेश्चन देख लिया, आप कमेंट में आंसर करो, मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ। एन इन्वायरमेंट ऑलवेज हैज़ लाइफ इन इट वेयर द हैबिटेट डज नॉट नेसेसरी हैव लाइफ इन इट। मज़ा नहीं आया, ये वर्ड अगर रिप्लेस हो जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट तो वो भी है, मरीना ट्रेंच, मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, मरीना ट्रेंच 12 जो उसका डेप्थ पॉइंट है 12 किलोमीटर के आसपास, वहाँ वो भी तो इन्वायरमेंट है, लेकिन वो हमारे लिए हैबिटेट नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहीं गलत हो गई। द हैबिटेट इज़ अ प्रेफरेंस ऑफ मैनी स्पीशीज वेयर इन्वायरमेंट इज प्रेफरेंस ऑफ ओनली वन स्पीशीज। डाउट में है, डाउट में रखते हैं इसे आपको। ठीक है, एंड ऑल हैबिटेट आर इन्वायरमेंट बट नॉट ऑल इन्वायरमेंट आर हैबिटेट, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, मैंने ऐसे एक सिलोलिज्म का डायग्राम भी बनाया था। अब आप कमेंट में बताओगे मुझे कि सिलोलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था। ठीक है, अगर ये हैबिटेट है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, ऑल हैबिटेट्स आर इन्वायरमेंट बट नॉट ऑल इन्वायरमेंट्स आर हैबिटेट, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, विद द रिगार्ड ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। अ नीच इज़ अ यूनिक फंक्शनल प्लेस, और देखो यूनिक फंक्शनल प्लेस मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको बोला था कि जो इकोलॉजिकल नीच है उसका जो फोकस ऑफ सेंटर है वो यूनिक फंक्शन। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो हैबिटेट है उसका फोकस ऑफ वर्ड क्या है, फोकस ऑफ सेंटर, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड, सम स्पीशीज ट्रेंड टू हैव इफेक्ट exact identical ecological niche in a ecosystem to maintain stability and continuity। मतलब कि इस ये हमारा सही है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर कि जैसे जंगल में सिर्फ चीता ही उसको मारेगा, बाकी जानवर उसको, शेर भी मारेगा। क्यों? अगर ऐसा होता तो अगर चीता मरने के बाद तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। फिर थर्ड, हायर नंबर ऑफ नीचे इकोसिस्टम मोर नंबर ऑफ स्टेबल। इसमें क्या पूछा गया, एक मिनट, ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। सम स्पीशीज ट्रेंड टू हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीचे इन इकोसिस्टम टू मेंटेन एक जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ नीशेज इन एन इकोसिस्टम मोर द स्टेबल ऑफ इकोसिस्टम, मतलब जितने ज़्यादा नीच होंगे उतने ज़्यादा इकोसिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कम्पिटेटिव प्रिंसिपल, कम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो एक जंगल के अंदर दो शेर नहीं रह सकते, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। यस, ऑप्शन में है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इकोटोन। ठीक है, अब इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। एज इफेक्ट अकर व्हेन द टेरिटोरियल साइज ऑफ इकोटोन इज मच लार्जर देन एडजेसेंट, गलत, क्योंकि मैंने प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था इकोटोन एज स्मॉल एज ड्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला थर्ड, मैंग्रोव और ग्रासलैंड आर एग्जांपल ऑफ इकोटोन, बिल्कुल ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज मे बी मोर इन इकोटोन एरिया देन एडजॉइनिंग कम्युनिटी। देखो मैंने उसमें पढ़ा था इकोटोन, इन्होंने एक इकोटोन की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 3। अच्छा, इसमें इनकरेक्ट पूछिए, इसमें इनकरेक्ट पूछिए तो इनकरेक्ट ओनली 2 है। ठीक है, अब इसका आंसर ही हाईलाइट होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम। ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने भी पढ़ाया, तो उसका आंसर इकोक्लाइन। अब इसमें पढ़ते हैं, अ बायोम कैन कंप्रोमाइज। देखो बायोम आपने पढ़ा नहीं है तो इसका मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं।
नीच इज़ यूनिक, यूनिक इसका कीवर्ड ही यूनिक है, सही है। हैबिटेट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, बिल्कुल सही। तो इसका इनकरेक्ट आंसर क्या है? ओनली नन, ठीक है। ये तो रिपीट क्वेश्चन लग गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोटोन, देखो मैं सब चीज़ तो आपको क्लास में नहीं करा सकता, कुछ मैं आपको क्वेश्चन के साइज से भी करूँगा। तो ये जहाँ पे आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आप नोट कर लेना, ये सारे ही इकोटोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब अगर आपने रिवाइज करा होगा तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन लगभग सही होंगे। तो आगे चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इकोजोन, ठीक है। अगर आप इस पहले थोड़ी राइटिंग ऐसी है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना राइटिंग के साथ। इकोजोन इज़ अ बायोलॉजिकल रिम इज़ लार्जेस्ट स्केल ऑफ डिवीजन ऑफ अर्थ बेसिस अपॉन हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी पीरियड। देखो एक मिनट, जब हम अर्थ को जूम करते हैं, जैसे गूगल मैप पे आप जूम करते हैं, जो हमारा सबसे पहला जूम इन होता है उसको बोलते हैं हम इकोटोप। नहीं, उसको हम बोलते हैं इको जोन। जो सबसे माई मिस्टेक, मैंने गलती से शायद इकोटोप बोल दिया। जो हम सबसे पहले जूम करते हैं वो होता है इको जोन, और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिम्स। इसका मतलब ये इको जोन किसके बेसिस पे होता है? ऑन बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, कि कैसे कैसे इवॉल्व हुई धरती। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इको जोन होते हैं 7 टाइप्स के। फिर उसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो वो होगा बायोम। फिर उसको थोड़ा और जूम करेंगे तो इकोसिस्टम को जूम करेंगे हैबिटेट को जूम करेंगे इकोलॉजिकल निश, और इकोलॉजिकल को भी जूम करेंगे तो सबसे छोटी यूनिट है वो हमारी इकोटॉप्स। ये वाला पेज थोड़ा ऊपर लग गया था, मुझे नीचे लगाना था, इसलिए मैंने बीच में अभी कैमरा भी पॉज कर रहा था कि मेरे को लग रहा था कहीं मैंने मिस कर दिया, ठीक है। वो ऊपर वाला डायग्राम आप पॉज करके बना भी सकते हो, ठीक है। अब इकोजोन और बायोलॉजिकल रिम इज द लार्जेस्ट स्केल ऑफ डिवीजन ऑफ अर्थ बेसिस अपॉन हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। अब आता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, ठीक है। द डिग्री ऑफ अडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट दैट इज टॉलरेंस पावर ऑफ स्पीशीज। मतलब कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में पढ़ें कि वो कौन सी स्पीशीज कितना टॉलरेंस कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, कि इसको हल्का सा मौसम चेंज होता है बीमार हो जाता है, इसलिए इस इंसान की बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर है, इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये मतलब हर टेम्परेचर को झेल जाता है। तो उसको हम इन्वायरमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। हर एक आदमी का एक क्या कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है कि कितना वो झेल सकता है। अ वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड सजेस्ट दैट प्लांट और एनिमल कैन सर्वाइव इन कंपेरेटिवली लार्ज रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन, वाइल लो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड सजेस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आर फीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिजर्व। देखो अगर किसी का ज़्यादा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है तो वो हमें ये बताएगा कि भाई ये कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि हमारे डॉग्स हैं, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इतना हाई है कि ये भगवान की दया से ये कोरोना भी झेल गए थे। लेकिन अगर सेम अगर कोई बाहर की ब्रीड होती जैसे हस्की होता है तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होते हैं। जब फॉर एग्जांपल अ गोल्ड फिश कैन टॉलरेट विद टेम्परेचर रेंजेस टू फ्रॉम 2 to 32 डिग्री। ये थोड़ा गलत हो गया, मैंने करेक्शन कर लेना, मैं नोट्स में भी कर लूँगा। 42 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं गोल्ड फिश। फिर एक आता है शेलरेट लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो उसके अंदर शेलवर्ट सर क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक साइड रखते हैं पॉपुलेशन साइज और एक साइड रखते हैं क्या कहते हैं इन्वायरमेंट कंडीशन। अब देखो कुछ तो ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, तो वहाँ पे नो इंडिविजुअल लिख दिया। फिर कुछ ऐसे जगह पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे जैसे ये अगर हम इसको टेम्परेचर भी रख लो तो ये है -10 से नीचे का, वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन नहीं रह सकते। फिर ये कर लो 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे कुछ लोग रह सकते हैं। फिर आ जाती है बड़ी रेंज जिसको अबेंडेंस भी बोलते हैं, कि ये मान लो हम टेम्परेचर 20 से 35 तक, मतलब यहाँ पे हमें मज़ा आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेगी। फिर वैसे वाइसा वर्सा चलता रहता है। एक्वेटिक एनिमल हैव लो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, सबसे कम जो क्या कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है वो एक्वेटिक एनिमल का होता है। अगर आपके घर पे फिश होगी तो आपको पता होगा कि आपको उसको रोज़ पानी चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी नहीं करा तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी। जैसे मेरे सर बता रहे थे कि वो वहाँ पे गए थे उज्जैन महाकालेश्वर, तो आप कमेंट में बताना बस महाकालेश्वर के कौन सी रिवर के बैंक पे है। ऐसे मैं अभी बता देता हूँ शिप्रा नदी में। तो बताया था कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी फिशेस मरी हुई है, तो किसी ने
उन्होंने वहाँ से लोकल से बात करी तो उसने बोला कि कल गलती से फैक्ट्री का वेस्ट यहाँ पे रिलीज़ हो गया था। तो मतलब वो हल्की सी भी चेंज, क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो सब अभी एक क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है थर्मोपाइल्स, वो 60 डिग्री तक की भी गर्मी को झेल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोफोन और क्या कहते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वो इकोफोन्स क्या होता है, जब हम द इमीडिएटली रिस्पॉन्स ऑफ व्हेन अ स्पीशीज अराइव इन अ न्यू इन्वायरमेंट। देखो जैसे भी आपने देखा होगा कि आप कहीं पे एकदम जाते जाते पहाड़ों में जाते हो तो आपकी जो बॉडी है वो एकदम रिएक्ट करती है। तो मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे हम एकदम, ये मान लो हम धूप में भी जाते हैं तो हमें एकदम टैनिंग हो जाती है। तो टैनिंग क्यों होती है कि हम एकदम अलग इन्वायरमेंट में गए, तो हमारी बॉडी उसके लिए इतनी वो नहीं है, कैपेबल नहीं होती कि वो हर इन्वायरमेंट में एक साथ झेल जाए। लेकिन वो कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन जो वो रिस्पॉन्स करेगी वो टेम्परेरी होगा, मॉर्फोलॉजिकल होगा, वो जीन्स में चेंज नहीं होगा और वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आप धूप में गए आपको टैनिंग हुई, वो टैनिंग आपको हमेशा रहेगी, कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है और जेनेटिक चेंज नहीं होता। फिर होता है एक इको टाइप के अंदर क्या होता है कि ये परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब कि जैसे कि आप स्टार्टिंग में वहाँ पे गए, पहाड़ों में आपकी पोस्टिंग आई, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होएगी, वो आपका वो बनेगा, क्या कहते हैं, इकोफेंस। लेकिन आपको फिर कुछ टाइम बाद अगर आप वहीं पे सेटल हो जाते हो, आपकी 2-3 जनरेशन के बाद आप वहाँ के क्लाइमेट से एक्यूमलाइज हो जाओगे, तो मतलब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आपके वो जीन्स में आ जाएगा। तो ये परमानेंट चेंज होता है। फिर इसके लिए हमने एक मिशन और चलाया था, मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, किसके लिए हमने कंजर्व, ये क्या कहते हैं, इंडिजीनियस ब्रीड को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो इंडिजिनस ब्रीड होती है उसका उस एरिया में इको टाइप हो चुके हैं। मतलब अगर कोई जानवर हमारे यहाँ पे बरसों से रह रहा है, मतलब उसकी कई जनरेशन यहाँ पे रह रही है, तो वो यहाँ के क्लाइमेट को एक्यूमेटलाइज कर चुका है। तो तो उसके यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल इस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल क्या है, रेदर दैन कि जैसे एग्जांपल लेते हो कि आपका जो गली का कुत्ता, जो आपका स्ट्रीट डॉग है, वो यहीं से इको टाइप, वो नेचुरल प्रोसेस से सिलेक्शन होके आए हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे झेल जाएंगे, चक्कर इस मौसम को झेल जाएंगे। लेकिन आप कहीं से कोई बाहर का डॉग लेके आते हो तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बायोटा इज डिफाइंड एज ऑल ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन एरिया दे वुड इंक्लूड, मतलब एक एरिया के अंदर कोई भी अगर जीवित प्राणी रह रहा है, चाहे वो फंगी हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो वहाँ का बायोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इकोलॉजिकल एक्सपल्शन। पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल आसान भाषा में बता दूँ। तो इट इज़ रेफर टू अ पॉपुलेशन इंक्रीज दैट अकर व्हेन अ स्पीशीज इज फ्रीड फ्रॉम लिमिटिंग फैक्शन with environment. Sometimes this may occur when a plant or animal species is introduced, for example, to an island or a new territory or environment other than native habitat. When this happens, the new arrival may find themselves similarly free from competitive disease and protect. मतलब इसका कुछ भी नहीं है। अगर आप डेफिनेशन मैंने नोट्स में रीडिंग इसलिए करी कि प्री के बाद आपको मेंस भी देना, तो आपको बस लिखने का कंटेंट होना चाहिए। वैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया। इकोलॉजिकल एक्सपल्शन ये होता है कि अगर आप किसी प्लांट और एनिमल को एक ऐसी जगह पे छोड़ दो जो उसकी नेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, फूड की है, हर रिसोर्सेज की है, और उसको कोई ना, उसको प्रिडेटर ना वहाँ पे उसको कोई मारने वाला है, ना कोई उसको बीमार लगने वाली है, तो वो अपनी पूरी उससे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं इकोलॉजिकल एक्सप्लोशन। और फिर ये सारी कंडीशन मिलने के बाद वो अपने आप को कितना मैक्सिमम बढ़ा सकता है, तो वो हो जाता है उसका बायोटिक पोटेंशियल, कि उसको सब फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद वो कितना ग्रोथ कर सकता है। तो गाइज ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। पिछली, ये नहीं कहते कि हमने बेस्ट करा, लेकिन पिछली वीडियो से मैंने थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करी है और मैं आगे भी करता रहूँगा। आप कमेंट में आंसर ज़रूर दें और जो भी आपको सजेशन देने हो आप कमेंट सेक्शन में दें। जय हिंद, जय भारत।